टॉक में मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। हमारी जिंदगी बेहद खूबसूरत है। हम अपनी जिंदगी में हमेशा फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जाहिर सी बात है। इस जिंदगी में जो हमारे हेल्थ रिगार्डिंग उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें हम बहुत सी चीजों को फेस करते हैं और उसकी वजह से हमारा डेली रूटीन जो है वो हमेशा डिस्टर्ब होता है। उन्हीं की वजह से, उन्हीं बीमारियों की वजह से, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डाउन होती है या हमारी जिंदगी में एक रिस्क बना रहता है, कभी कभी हम उन्हें लापरवाही से इग्नोर कर देते हैं। क्या होती हैं वो प्रॉब्लम्स, उन सब के बारे में हर सप्ताह हम आपसे बात करते हैं और आपके हेल्थ इशू से जुड़े कुछ डॉक्टर्स हमेशा हमारे शो में आते हैं। तो चलिए बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डायबिटीज और हार्मोन्स स्पेशलिस्ट। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आप हमारे शो में आए इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने जैसे अपनी ऑडियंस को बताया कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं हेल्थ से रिगार्डिंग। अच्छा, हमारे बिहेव में एक चीज कही जाती है, अपने बिहेव में मिठास लेके आओ, मीठे से बोलो। लेकिन ये मिठास अगर देखी जाए तो डॉक्टरी लैंग्वेज में जो शुगर है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को स्पॉइल और डिस्टर्ब जरूर करती है। एक उसकी सिचुएशन होती है, तो मैम वो क्या चीज है? सो बेसिकली जब हम डायबिटीज वर्ड सुनते हैं तो आई थिंक शुगर है, ये तो सब आम जोर पे जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज वर्ड एक्चुअली आया कहाँ से। सो डायबिटीज वर्ड इज अ ग्रीक नेम विच इज कॉल्ड एज सिम्फोनी। इसका मतलब होता है गो थ्रू। तो डायबिटीज जब लोगों को पता चले नहीं, गो थ्रू का मतलब है कि ज़्यादा यूरिन पास होना। तो जब डायबिटीज़ फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में आई या फिर किसी को भी उसके बारे में पता चलना चढ़ा, तो उसका रीज़न बस ये होता था, अच्छा ज़्यादा पेशाब आता है तो भाई हमें शुगर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो आम बातों में बोलूँगी तो डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसमें आपका शुगर मेंटेन नहीं हो पाता है। अब उसकी वजह कई चीज़ हो सकती है, या तो इंसुलिन कम बन रहा है या शायद इंसुलिन बन ही नहीं रहा, और दूसरी चीज़ कि इंसुलिन बन तो रहा है पर एक्चुअल में बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। सो जैसे कि अगर मेरे पास चाबी तो है पर ताला ही कोई बदल दे तो कैसे काम करेगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सो बेसिकली शुगर का बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना, इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके, अच्छा, डायबिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज? सो एक्चुअली ना देखिए, टाइप 1 टाइप 2 सबको पता होता है, तो मैं इसको थोड़ा और डीपली ले जाना चाहूँगी। बिकॉज तो एक होती है प्राइमरी डायबिटीज़, एक होती है सेकेंडरी डायबिटीज़। तो आम तौर पे जो हम दुनिया देखते हैं वो यूजुअली लोगों को प्राइमरी डायबिटीज़ होती है, जिसके पार्ट हैं आपका टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज़। जब सेकेंडरी डायबिटीज़ की बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि किसी और बीमारी की वजह से आपका शुगर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वो कुशिंग्स हो सकता है, वो एक सिंपल आपका स्टेरॉइड लेने की वजह से भी हो सकता है। सो यूजुअली जो हम 90% लोगों में देखते हैं वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि हम बोलते हैं कि मोटापे की वजह से या लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से, जीन्स की वजह से, इन सब की वजह से होती है। और तो ये है हमारी कुछ तरह की। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो अक्सर आप देखेंगे कि अगर जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो खुद जानती भी होंगी कि 20th वीक के आसपास, व्हेन दे आर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स प्रेग्नेंट, हर डॉक्टर उनका डायबिटीज़ के लिए जांच करता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, और जो कि रिस्की होता है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं वो डिलीवरी होने के बाद यूजली इट कम्स टू नॉर्मल, बट फिर भी उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज कई लोगों में विद इन 5 to 6 years वो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, डायबिटीज की बात करें, बच्चों से शुरू करते हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप कह रहे हो, जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या हेरिडिटी उनको फेस करनी पड़ती है डायबिटीज में, ऐसा कुछ होता है? हाँ, तो डायबिटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया, जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कुछ बच्चों में मतलब शुगर, इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन एक्चुअली हमारे पेनक्रियाज में एक बीटा सेल फंक्शन होता है, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। तो कुछ बच्चों में इंसुलिन एक्चुअली बन ही नहीं रहा होता है, उनमें टाइप 1 होता है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सर्जरी भी करते हैं लोग, एक नॉर्मल अगर आप टूथ एक्सट्रैक्शन भी कराने जाओगे तो डॉक्टर मिनिमम, एक डेंटिस्ट भी आपका शुगर और कम से कम। मैम, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर प्रीति गुप्ता? जी हाँ, वो यहाँ पे विराजमान है हमारे साथ और आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल कीजिए। वो शो में तो कुछ और आ रहा है, न्यूज कुछ नहीं मैम, ये शो वही चल रहा है और प्रीति गुप्ता हमारे साथ बैठी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। टाटा स्काई में अगर चैनल नंबर हो या अच्छा, ओके मैम, मैं आपको इसका रिप्लाई कर देती हूँ।
अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो ये टाटा स्काई पर अवेलेबल नहीं है, डेन पर आता है, लेकिन 155 डेन पर आ रहा है अभी लाइव। और अगर फिर भी आप इसे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल 24+ न्यूज के नाम से। आप प्लीज उसे सर्च कीजिए और अभी ये लाइव शो चल रहा है। कॉल करने के लिए थैंक यू मैम। जी मैम। हाँ जी, तो जैसे मैं आपको बताई थी टाइप 1 डायबिटीज़, तो अब टाइप 1 में बच्चों में होती है, उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं। तो अब ये बच्चे अधिकतर जब उनका फर्स्ट एपिसोड होता है वो यूजुअली इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास पहुंचते हैं, बिकॉज बहुत आम सी बात है कि हम बच्चों का शुगर चेक ही नहीं करते हैं। छोटा बच्चा NICU वगैरह में हो तो ठीक है, उसके छोटे एक कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती थी हाँ कि जी। जैसे मुझे डायबिटीज है, कम से कम 14 साल हो गए हैं। जी जी। मुझे पैरों में क्रैम्प्स और दर्द बहुत होता है। हाँ जी। उसके लिए मैं बहुत एक्सरसाइजेस ये वो सब करती हूँ और ये दवाई भी लेती हूँ, दैट इज फॉलिक एसिड से संबंधित लेती हूँ, क्योंकि ब्लड शुगर ये एनेमिक भी हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं क्या करूँ अगर कुछ मदद मिल सके? हाँ जी, श्योर। तो देखिए वैसे डायबिटीज़ ना आपकी सारी काफ़ी सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, उसमें से एक हमारी नसें भी होती हैं। तो जैसा कि आपने बताया, जब 14-15 ईयर्स का डायबिटीज़ हो जाता है तो इवन इट इज़ वेल कंट्रोल, अगर वो बहुत अच्छे से नियंत्रित भी है तो भी आंखों पे और नसों पे असर आना बहुत आम बात है। तो इस केस में ना जब आप जिन भी डॉक्टर साहब को दिखाते होंगे आप उन्हें दिखाइए, वो आपका एक बार फुट एग्जामिन करेंगे। इसके लिए हम नॉर्मल 2 तरह से जांच होती है, एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि आपकी नर्व्स कितनी डैमेज होने लग गई हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो डैमेज का अंदाज़ा रहेगा हम उसके हिसाब से मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्रैम्प्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं, चांसेस हैं कि शायद आपकी नर्व्स में थोड़ा बहुत। कौन कौन सी जांचें सॉरी आपने बताया था, प्लीज रिपीट देम? हाँ, एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है और एक मतलब वाइब्रेशन चेक होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि आपकी पैरों में कितना वाइब्रेशन वगैरह सेंस कर सकते हैं। उसको छोड़ के एक NCV की जांच भी होती है, बट अगर इन दोनों में कोई कमी आए तो ही हम NCV की जांच करते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर इसमें कुछ आता है तो डॉक्टर साहब उसके साथ कर सकते हैं। एक सलाह जो मैं आपको अभी दूंगी कि आप अभी से आप MCR चप्पल पहनना शुरू कर दें, बिकॉज जो हमारी नॉर्मल चप्पल्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा या तो हार्ड होती हैं या बहुत सॉफ्ट होती हैं, जिससे बार बार आपके पैरों को ट्रॉमा लगता है। और आप बता ही रहे हैं तो हो सकता है कि आगे चल के इसकी वजह से आपको पैरों में अल्सर हो सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी सलाह, मैं एक्चुअली चप्पल नहीं पहनती हूँ, मैं शूज में ही रहती हूँ मोस्टली। हाँ, घर में भी, दिन में भी, रात को फिर मैं हाँ, मोजे पहनकर सोती हूँ। नहीं, ये आप अच्छा करते हैं कि आप हमेशा शूज़ में रहते हैं। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि शूज़ में भी ना हमारी थिकनेस होती है। तो MCR वाले चप्पल्स के शूज़ अगर आप पहनेंगे, जो हम यूजुअली सारे डायबिटिक्स को रिकमेंड करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ताकि उसमें एक्चुअली MCR चप्पल्स जो होती हैं टोटली मेडिकल उससे होती हैं। वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम मेजर करते हैं कि उनका एक्चुअल में हार्डनेस कितना है, और फिर वो चप्पल्स मार्केट में आती हैं। तो वो आपके लिए वो मेडिकल चीज़ें हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज इस केस में प्रिवेंशन इज़ दी बेस्ट, बिकॉज एक बार अल्सर हो जाए या फिर आपको एक बार दिक्कत बढ़ जाए तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बार थोड़ी जांचें करवाएं, उसके हिसाब से अगर आपकी नर्व्स में डैमेज आता है तो उसके हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एंड एक सवाल, पैरों की जांच तो थोड़े समय पहले कराया था मैंने, 1-2 साल पहले कराया था मैंने, हाँ जी, और everything was okay। अच्छा, तो 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। हम अधिकतर पैरों की जांच साल में एक बार या फिर जितनी भी बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार डॉक्टर को एटलीस्ट आपका पैर देखना या एग्जामिन कर ले तो वो काफ़ी मदद देता है। तो अभी मेरी सलाह रहेगी आप एक MCR चप्पल शुरू कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप प्योर वेजिटेरियन, कहाँ मिलेंगे ये स्लीपर के स्पेशल बता रहे हैं आप? जोधपुर में काफ़ी मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल होगी मैम ये। ओके ओके, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है कि मुझे वो स्ट्रैप हो जाए, वो अपने हील के साथ में वो अच्छे लगते हैं, जैसे शूज रहते हैं। हाँ जी, इस चप्पल ऐसे अलग से उठाने पड़ते हैं और फ्लैप होते रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। MCR चप्पल्स जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक्चुअली बोलने में वो सिंपल भाषा में चप्पल आता है। डायबिटीज़ के लिए हम कभी भी वैसी नहीं बोलते हैं जिसमें बैक सपोर्ट नहीं हो।
आपको जो भी मिलेगा वो विद बैक सपोर्ट ही होगा, विदाउट बैक सपोर्ट हम लोग सजेस्ट भी नहीं करते। मतलब शूज भी अवेलेबल होते हैं? शूज भी होते हैं, पर फीमेल्स भी शूज। होप सो मैम को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता बैठी हैं, डायबिटीज हार्मोन से रिगार्डिंग जो भी जहन में छोटा मोटा जो सवाल हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, नंबर स्क्रॉल हो रहा है टीवी पे, आप उस पर कॉल कीजिए और मैम से सीधे तौर पर बात करके अपने सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। अच्छा मैम, आपसे जब हमारी बात चल रही थी, हम बच्चों की डायबिटीज के बारे में कह रहे थे, अगर किसी के अंदर डायबिटीज का इशू है तो ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा अवेयर अभी भी नहीं है कि हम हर महीने या 6 महीने में जाके अपना मेडिकल चेकअप कराएं, तो ये कैसे रिकॉग्नाइज होगा? इसके सिम्टम्स क्या? हाँ, तो अभी जो आपने बोला, सिम्टम्स तो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत भूख लगना, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पेशाब आना, ठीक है, इसको छोड़ के कोई छोटा सा भी घाव हो जाना, उसके बहुत टाइम तक नहीं भरना, ठीक है, कुछ लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उनमें बार बार अबॉर्शंस होना, तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं। पर फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हम स्टार्टिंग से ही उनको साइलेंट किलर का नाम देते हैं। तो इसका रीज़न ही ये है कि 50% ऑफ द 50% लोगों को जिनको डायबिटीज होगा उनको पता नहीं होगा, जिन 50% को पता होता है उनमें आधों का कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली एनुअल चेकअप शुगर और बीपी का मस्ट है। अच्छा, मेरा एक और आपसे सवाल है, आजकल के बच्चे इतना जंक फूड खाते हैं, तो क्या इससे कुछ बहुत फर्क पड़ता है? वी हैव ऑलरेडी बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, तो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। जैसे हम कोविड में सक्सेस कर रहे हैं, हम आई एम सॉरी टू से, बट हमारा डायबिटीज़ में भी वही हाल है। एंड मतलब 10% हमारे एडल्ट्स में, जो हमारी अभी लेटेस्ट प्रिवलेंस है, जो कि WHO से लेके ITF जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है कोट करता है, दैट इज 10%, विच इज़ हर 10 में से एक आदमी को। मैम एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मुझे डायबिटीज है मैडम जी। मुझे दांत में बहुत दर्द है, दांत निकालने के लिए मैं डॉक्टर पास जाता हूँ, तो मुझे कहा शुगर कंट्रोल नहीं है, दांत हम निकाल नहीं पाएंगे, तो आप शुगर कंट्रोल करके आइए। शुगर मेरी कंट्रोल होने की है, इसके लिए लग रहा है मेरे को 25 पॉइंट 36 पॉइंट सुबह शाम। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि ये दवाइयां ले रहे हैं, बट डॉक्टर ने कहा है दांत निकालने का इशू, बट डायबिटीज पेशेंट है शायद। तो सर आपकी एज कितनी है बताएंगे आप? 36 है आपकी एज। ठीक है, आप क्या इंसुलिन लेते हैं? हाँ, आप सिर्फ इंसुलिन ही लेते हैं, मतलब आपको टाइप 1 डायबिटीज है? हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, डिस्टर्बेंस आ रहा था इसीलिए आई कट द फोन। एक और फोन ले लेते हैं, दोनों का जवाब एक साथ हो जाएगा। हेलो हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जी, अपना सवाल कीजिए। ये हमें ये जानना है कि हमें शुगर नहीं है, लेकिन अगर हम एहतियात के तौर पे शुगर फ्री की जो गोलियां आती है वो लेंगे तो उससे कोई खतरा तो नहीं हमको? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली शुगर फ्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑनेस्टली शुगर फ्री भी एक तरह का केमिकल ही है। अगर आप एक्चुअल में ही कुछ अपनी हेल्थ के हिसाब से करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शुगर और कार्ब अपनी डाइट में से कम ही कर दें। शुगर फ्री प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होगा, एक तरह से स्टेरॉइड ही है माना जाए तो। हाँ, मतलब केमिकल ही है। तो जितने लोग मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहता है, अगर कोई डायबिटिक है तो अगर आप शुगर छोड़ सकते हैं तो बेस्ट है। पर कई लोग बोलते हैं कि मैम चाय में तो हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाते हैं, तो हम शुगर फ्री सजेस्ट कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली शुगर फ्री इज नॉट एन हेल्दी ऑप्शन। तो बेटर है कि आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। और जैसे कॉलर लग रहे थे काफी यंग है, तो फिर हाँ बेहतर है कि शुगर कम ही खाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल था, दांत में उनके इशू था। हाँ जी। सो इस केस में देखिए, देखना पड़ेगा कि उनका इंसुलिन का डोज क्या चल रहा है, बिकॉज टाइप 1 बहुत ज्यादा मेडिकली वो होता है और बहुत कंट्रोल सेटिंग्स में हमें उसके साथ करना पड़ता है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट उसका देना जी ठीक। एक कॉल मैम। हेलो हेलो मैम, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे? हेलो। जी हाँ मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरे को डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है। हाँ जी, आपकी उम्र? आपकी और उम्र? हाथों पैरों में बहुत ज्यादा जलन। हाँ जी, अपनी एज बताएंगी मैम? हाँ, मेरी एज है 50 साल है। और कोई कॉम्प्लिकेशन? और मेरे को बाथरूम भी बहुत आती है और भूख नहीं लगती है मेरे को बिल्कुल। अच्छा,
ठीक है बाल बहुत ज्यादा मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं सर से। अच्छा, ठीक है। मतलब परेशान है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जैसा मैंने पहले कॉलर को भी बताया और मैं बोलना भी चाहूँगी कि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ में जो हम सब मैक्सिमम मोर्टालिटी मानते हैं वो होती है हार्ट, इसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक की वजह से और इसकी वजह से। सेकंड मोस्ट कॉमन इज़ यूटीआई, कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। और अगर हम पैरों में, लिम्स में कटने और उन सब की बात करें तो ट्रॉमा के बाद डायबिटीज़ सबसे बड़ा रीज़न है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि हाथे पैर में जलन और ये सब, शुगर कंट्रोल नहीं होने पे नर्व्स डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। मैम एक और कॉल। हेलो जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी मैम, आपका शो में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल मैम ये है कि मेरा बेटा है who is 18 years old, जी। but he has enlarged breast, one side. ओके, हाँ जी, ठीक, वन साइड, Yes. ठीक है। जी। आपने इनकी देखिए, ये जो इन्होंने बताया, जी। ये बताया, ये पर्टिकुलर कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जितने भी, ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर डिसऑर्डर है, बट हाँ, अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आपको बहुत सारी जांचें हैं जो हम कराते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, IGF-1 है, तो इन सब चीज़ों को हम देख के फिर ही बता सकते हैं कि इनको कॉम्प्लिकेशंस है और एक्चुअल में क्या है। बिकॉज इसको सिर्फ एक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं देख सकते हैं, ओवरऑल हमें पेशेंट को देखना पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जब बढ़ते हैं तो एक्रोमेगैली होता है, तो उसमें क्या, जॉज आपके बड़े होते हैं, हाथ पे। ये लोग जो फ्रीक्वेंट चीज़ों के साथ आते हैं कि हमारे पैर, चप्पल का साइज हमें बड़ा फटाफट बदलना पड़ रहा है, शर्ट्स नहीं आ रही हैं और एकदम से लुक्स में चेंज हो जाता है, तो इसके लिए इसके रीज़न पिट्यूटरी में भी हो सकता है। और तो हमें इसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अगर पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा या कुछ ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को कॉज कर रही है, तो उसके लिए उसके साइज के बेसिस पे या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा या सर्जिकल इंटरवेंशन करना होगा। तो अच्छा, जैसे वो कह रहे थे कि मेरे दांत निकालने के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब अगर वो सफर कर रहे हैं और डायबिटीज ऐसा तो है नहीं कि सर्टेनली आपको कोई रिजल्ट देगी कि अचानक से डाउन हो जाएगी, तो मैम फिर क्या वो सफर करते रहेंगे उस नहीं, चीज़ से? सफ़र नहीं करते रहेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंसुलिन की डोजेस बढ़ा सकते हैं। आजकल हमारे पास कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इंसुलिन पंप्स आते हैं, तो उस पंप्स में क्या होता है ना कि हम आपके स्टमक पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और उससे वो रहता है। तो पेशेंट को उसके लिए, बट उसके लिए पेशेंट को बहुत एजुकेट होना पड़ता है। अब उस पेशेंट को अच्छे से पता होना चाहिए, जब वो खाना खाता है वो अपने हिसाब से डायल करता है और हम प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। देयर इज़ अ 5 और 6 डेज प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन पंप यूज़ कर रहे हो, कि आप उसे कैसे लगाओगे। जब आप खाना खाओगे, आप अपनी खाने की कैलोरीज काउंट करोगे, आप अपना कार्बोहाइड्रेट काउंट करोगे और उसके बेसिस पे जैसे हम इंसुलिन की डोज डिसाइड करते हैं, पेशेंट को ट्रेन करते हैं और फिर वो उस हिसाब से डायल करके वो कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस जो इन्फ्यूजन पंप्स हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट ओनली थिंग इज़ कि पेशेंट को बहुत एजुकेटेड होना है, उसके लिए उसको प्रॉपर टाइम देना है डॉक्टर को। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, हम उनकी इंसुलिन की डोज बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो बहुत कॉमनली मैंने देखा, इंसुलिन लेने का तरीका। हेलो, हेलो पहले सर प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। हाँ हाँ, मुझे डायबिटीज थी, डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है उसमें। मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब भी फोन करें प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखिए। अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम नहीं रखेंगे तो मैम आपसे बात नहीं कर पाएगी और फिर अफसोस आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो आप जब भी कॉल करें तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखिए। हेलो हेलो, हाँ मैडम, मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ। जी सर, अपने सवाल। जी सर, मैंने मैडम से सवाल किया था, मेरे डाल में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं कुछ पेन किलर वगैरह बता देते। मेरे को शुगर है, जी अच्छा, मेरे को शुगर 250 शुगर रहती है, 250 भूखे वेट। अपनी अपनी एज बता देंगे सर आप? 36 बताते हैं। 36 एज है हाँ, मैडम ओके मेरी। जी। हाँ, ठीक है। तो आप मार्केट में काफ़ी सारे पेन किलर्स अवेलेबल हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है, जो कि इनकी किडनी उसे है, अगर वो ठीक है तो हम कोई भी पेन किलर इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दर्द होने पर यूजली हम ट्रामाडोल जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेंगे। पर यही है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लीजिए हाँ, डॉक्टर से हाँ, दिखा के basically, फिर हाँ दवाई। जी। हेलो हेलो, जी मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। my son is 17 years old, going to be 18 years.
his height is increasing a lot and he has pimples on the face. A lot of weight loss also, not much, but weight loss also. And there is, I feel there is some imbalance with the breast enlargement. The main issue is breast enlargement. अच्छा, ये सेम कॉलर है हाँ, आई थिंक, है ना? जैसे कि मैंने पहले भी इनको बोला कि ये जो सारे इश्यूज बता रहे हैं, जैसे हाइट का भी उन्होंने बोला, तो इट लुक्स लाइक कि शायद ग्रोथ हार्मोन्स में कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा है। तो इसके लिए देखिए प्रॉपर टेस्ट और ये सब होता है, सीटी, एमआरआई, ब्रेन का सब कुछ होगा, बिकॉज ये पूरा चैनल होता है। हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हार्मोन्स क्या हैं। अगर हम समझे तो हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑर्गन बनाता है पर वो पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर करता है। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं आपको एक इंसुलिन का एग्जांपल दूं तो इंसुलिन पैनक्रियाज बनाते हैं, पर हमारे सेल का हर हिस्सा उसको यूज़ करता है टू एक्चुअली टेक ग्लूकोज। हमारी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता ही उसके थ्रू है। तो इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं जो बनाता सब पिट्यूटरी है, बट वो पूरी बॉडी पे काम करते हैं ये सब। और अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके साथ और भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने लगते हैं। प्लीज टेक द कॉल। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। डायबिटीज तो भी कंट्रोल में है, बीपी बढ़ती है, घटती रहती है, इसका टेलवास्पोर्टिन ले रहा हूँ। हाँ जी इसके साथ में और क्या लेना है? सर, मेडिकल मतलब मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन देना तो थोड़ा फ़ोन पे मुश्किल होगा। आप बता पाएंगे कितना आपका बीपी बढ़ता घटता रहता है, किस रेंज में रहता है बेसिकली? बीपी 130 के रहता है, 90, 130, 130। तो आप नहीं 130, 90 तो और जब बढ़ जाता है तो कितना होता है? अगर आपका बीपी 140 के आसपास रहता है, देखिए अगर कभी कभार रहता है, आपकी एज 62 और आपका बीपी 130 रहता है या 140 रहता है? I think हाँ, वो थोड़ा एक्चुअली ना, मैं वही दर्शकों को बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि टीवी का वॉल्यूम की वजह से क्या उन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बात कर पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जो हम जिक्र कर रहे थे उसमें कोविड-19 की भी बात हुई थी, तो क्या शुगर और कोविड-19 फिलहाल इस वक्त रिस्की है? बहुत ज्यादा रिस्की है। तो उस पे जरूर बात करेंगे। सो कोविड-19 का अगर हम देखें तो कोविड-19 के टाइम पर वी हैव कम, मतलब एक नए वर्ड के साथ आए हैं विच इज डायबोसिटी। ओबेस, जितनी भी मोटापे वाले लोग हैं और डायबिटीज के साथ अगर मोटापा है, उनमें अभी तक जितनी भी स्टडीज हैं उन सब में उनमें मैक्सिमम मोर्टालिटी है। ठीक है, तो इस वजह से कोविड में सबको ध्यान रखना है, इसमें कोई वो बात ही नहीं है, क्योंकि किसी एक की लापरवाही किसी के लिए भी नुकसान कर सकती है। तो ये तो मेरा जनरल मैसेज है सबके लिए कि आप अच्छे से मास्क पहने, सब कुछ करें। पर डायबिटीज़ पेशेंट को अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज़ में शुगर बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, शुगर बढ़ने की वजह से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब शुगर ज़्यादा होता है तो आप में वायरस ग्रो भी ज़्यादा करता है, मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है। अगर किसी एक में 1 घंटे में वो 100 से 200 हुआ तो आप में वो मल्टीप्लिकेशन का रेट भी हाई होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड करें। घर में भी अगर कोई आए तो आप मास्क पहने। और जो अभी मैं देखने में आ रहा है कि लोग घर में रह रहे हैं और रिपीटेटिवली कंप्लेन कर रहे हैं कि हम तो घर थे 5 महीने से, हमें कैसे कोविड हो गया। तो उसका रीज़न यही है कि आपके घर तो लोग आ रहे हैं ना, आप उस टाइम पे लोग घर में रहने की वजह से काफ़ी बेपरवाह भी हो गए हैं कि नहीं अब हमें तो कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आपके घर में भी कोई आता है तो आप घर पे भी मास्क पहने और इस चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली डायबिटिक, बिकॉज उनमें रिस्क बहुत हाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रीति गुप्ता। हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये विषय अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जिन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जरूर बढ़ेगा। इनके बारे में बातें यूं ही जारी रहेगी। डॉक्टर प्रीति गुप्ता आपके और हमारे साथ इसी तरह स्टूडियो में बनी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है शो में एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं मैरी टॉक में छोटे से ब्रेक के बाद।
करना तो भूल गया जो मैंने करना था कर। So I think I'll just look there only and then speak. इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका हमारी टॉक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्मोन्स और डायबिटीज के रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं और सीधे तौर पर डॉक्टर प्रीति गुप्ता से बात कर सकते हैं, वो इनकी एक्सपर्ट है। आपके जहन में कोई सवाल है, आप जब तक सवाल करें तब तक हम अपने सवालों का सिलसिला मैम से जारी रखेंगे। मैम, आफ्टर द ब्रेक आपका एक बार फिर से वंस अगेन वार्मली वेलकम है। कोविड-19 को लेकर बात कर रहे थे और आपने कहा ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने की और फिक्र करने वाली बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए रिस्क है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि क्या ओबेसिटी के बाद डायबिटीज होने का चांसेस रहता है या जो डायबिटीज है उसको ओबेसिटी होने का रिस्क ज्यादा रहता है? तो मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टाइप 1 वाले जितने लोग होते हैं वो आप अधिकतर देखेंगे कि काफ़ी कमज़ोर और पतले से होंगे, जबकि टाइप 2 वाले यूजली मोटापे से। तो डायबिटीज से मोटापा नहीं होता। अगर आपका मोटापा रहता है, आप मोटे हैं, तो उससे आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। पर डायबिटीज कभी मोटापा नहीं करता। उल्टा डायबिटीज जब हम डायग्नोस करते हैं तो कई लोग सिर्फ वेट लॉस के साथ ही आते हैं कि एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, एक मेरा बहुत साधारण सा सवाल है। जब मैं आज के वक्त की तो बात नहीं कर रही थी, अगर मैं अपने फैमिली में किसी के लोगों की माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन एंड दैट काइंड ऑफ, तो जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे बहुत पेन वाले होते थे। अब उसमें कितना ज्यादा फॉरवर्डनेस आ गई, क्या क्या चीज उसमें आ गई है कि अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए, एक चीज तो है कि इंसुलिन से हर कोई डरता है। मतलब मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबका होता है कि मैम कुछ भी करिए बस इंसुलिन से हटा दीजिए। मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आपको डॉक्टर इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स खुद भी बहुत, जब तक लास्ट स्टेज नहीं आती है तो हम इंसुलिन नहीं कहते हैं, और अगर आपको इंसुलिन लेना पड़ भी रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल जितने भी इंसुलिन आते हैं उसमें एक पेन आपको चुभे ना, जितना एक पेन का टिप आपको टच करेगा तो आपको दर्द होगा, बस इतना ही दर्द होता है, इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता। हम आराम से पेट में लगा सकते हैं, आप खुद लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आप लगाने का तरीके का पूरा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेट पे लगाएं। और मेरा जितने भी लोग मेरे दर्शक इंसुलिन लेते होंगे, मैं उनको सजेस्ट करूंगी आप नाभि से हमेशा 4 उंगल, चारों साइड में आपको 4 उंगल छोड़ना है और उसके बाद जो एरिया बनता है वहाँ पे लगाना है। दूसरा, आज अगर लेफ्ट साइड लगाया है तो कल राइट लगाइए, कभी ऊपर लगाया नीचे, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन लगाते रहेंगे तो वहाँ पर एक मास जैसा बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने हिसाब से बार बार इंसुलिन ले रहे होते हैं और आप बार बार आके बोलते हैं कि मैम इंसुलिन से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में इंसुलिन पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक मास बन चुका है। तो इसलिए हम जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉपर्ली सलाह भी देते हैं कि कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना। जैसे मैंने बताया कि आजकल इंसुलिन पेन आते हैं, उसको छोड़ के हमारे पास वायल और सिरिंज के ऑप्शंस भी हैं, वो भी ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। पर जब आप वायल और सिरिंज लें तो 2 तरह की सिरिंज आती हैं, एक 40 यूनिट की आती है, एक 100 यूनिट की आती है। ये मैं ज़रूर समझाना चाहूँगी कि जो आपकी वायल का कंपोजिशन होगा उसके हिसाब से आप अपनी सिरिंज चुनें, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत, हम देखते हैं पेशेंट को, कई पेशेंट को हम 20-30 यूनिट चला रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। फाइनली बैठ के अगर एक एजुकेटर देखता है कि अच्छा ओके शो मी कि आप कर क्या कह रहे हो, तो उसमें कमी निकल आती है। तो इंसुलिन वालों के लिए, और ये तो सब इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगाना कैसे है। दिक्कत आती है उन लोगों के साथ जो इंसुलिन के साथ साथ ट्रैवल बहुत करते हैं, बिकॉज इंसुलिन को आप ज़्यादा ना तो ठंडे में रख सकते हैं ना गर्म में, इसीलिए इंसुलिन हम हमेशा, जो आप जहाँ पे पानी की बॉटल्स रखते हैं ना, उस जगह पे हम इंसुलिन को स्टोर करने के लिए बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यार आप ट्रैवल कर रहे हैं, शादी ब्याह, कितनी सारी चीज़ें, ज़िंदगी तो नहीं रुकती है कि आपको डायबिटीज़ हो गया तो लाइफ तो नहीं स्टॉप होती। तो ऐसे केस में हम थर्मसेस में आप अपना पूरा आइस पैक करके ले जा सकते हैं। छोटे छोटे वैक्सीन कैरियर्स आते हैं, वो आराम से 8 to 10 आवर्स लास्ट करते हैं, तो आप उनको 24 आवर्स अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए, पैक कर लीजिए और लेके जाइए, क्योंकि कई लोग ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे लेंगे? टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंसुलिन खराब हो जाता है। एक और कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो जी मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। 31 इयर्स है। हाँ जी मैम, मेरी चिन पे 20-25 डेज में हेयर्स आ रहा था। हार्मोन्स मैंने नॉर्मल सब चेक करवा चुकी हूँ। हाँ जी। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है क्या? हेलो, हाँ जी मैम, हो गया, मे बी शी विल अगेन कॉल, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। तो उनका क्या इशू था? जो वो बोल रही हैं कि बार बार हेयर्स आ जाते हैं, वो हिस्टरिज्म हम उनको मेडिकली बोलते हैं। तो यूजुअली पीसीओडी के केसेस में
ज़्यादा आना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, एक्ने भी जैसे उन्होंने बोला, उसको छोड़ के पीरियड्स आपके ऊपर नीचे रहते हैं, कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी भी होती है, इनफैक्ट कुछ लोगों में पीसीओडी डायबिटीज़ के साथ, थायराइड के साथ और भी काफ़ी चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है। पीसीओडी भी डायबिटीज़ की तरह बहुत कॉमन है, इसकी भी प्रेवलेंस ऑलमोस्ट हर 10 में से एक फीमेल को होती है। पर अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोगों में पीसीओडी होता तो है पर उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मैम, मैं चाहूंगी पीसीओडी को आप एक साधारण शब्दों में थोड़ा बयां करें कि जो दर्शक नहीं जानते कि एग्जैक्टली पीसीओडी है क्या। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी ओवरीज का मतलब है जो आपकी अंडे की कोशिकाएं हैं, जो आपके एक्चुअल में फीमेल्स में अंडा एग बनाती हैं, उनमें छोटे छोटे सिस्ट जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो सिस्ट फॉर्मेशन होने की वजह से जो एक्चुअल फॉलिकल्स होती हैं, जो एक्चुअल में पूरे उसको सपोर्ट करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो हम सारी चीज़ें, और वो सारा एनवायरनमेंट मिलाकर एक एग रिलीज में हेल्प करता है। वो एग रिलीज आगे करके इफ़ समबडी कंसीव तो एक बेबी का फॉर्म लेता है, उन सब को वो डिसाइड करता है। तो जब वो उस ओवरीज में कुछ एक सिस्ट की फॉर्म में बनने लगता है तो उसकी वजह से ढंग से सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ओवम बनाना कम थम कर देती है, वैसा उसकी वजह से आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी डायबिटीज़ भी कोई चीज़ होती है। सो बिकॉज ऑफ पीसीओडी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। वो इस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और आपके शुगर का लेवल, थायराइड इम्बैलेंस, सब चीज़ें हो सकती हैं। थायराइड की जो बात हो रही है हमारी, ये भी एक बहुत बड़ा केस है जो काफ़ी महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा तौर पर डिस्कस होता है। उसका क्या हार्मोन से है? देखिए, थायराइड एक्चुअल में अगर हम देखें तो मैक्सिमम महिलाओं में ही होता है, मेल्स में बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। यूजुअली फीमेल्स ही होती हैं जो इसके साथ इफेक्ट होती हैं। देखिए, पहले के टाइम में तो हम सब, जब आयोडाइज नमक का टाइम नहीं था तो आपने सुना होगा कि गोइटर के साथ लोग आया करते थे और ये सब, तो उस टाइम पे तो हम उसको वजह कह सकते थे। बट आज के टाइम में थायराइड ज़्यादा होने की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस। ठीक है, इतना ज़्यादा फीमेल लेवल पे स्ट्रेस और ये सब बढ़ गया है जो सारी ही चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, बट हार्मोन्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे थायराइड भी बढ़ रहा है। देखिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है ना, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां और ये सब सुनने भी लगे, उसका रीज़न है कि अब हमारे पास डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे हो गए। अब कोई भी पेशेंट अगर आता है कि हाँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो डॉक्टर तुरंत थायराइड करा देता है, जो शायद आज से 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। आज अगर मेरे पास एक पेशेंट एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ उसके साथ भी आता है कि मैम बहुत ज़्यादा रूखापन हो रहा है स्किन में, ये वो, तो भी मैं उसका थायराइड कराऊंगी, जिसकी वजह से थायराइड पकड़ में आ जाता है। तो ये इम्बैलेंसेस तो इनकी वजह से होते ही हैं। इसके लिए एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि हाँ जितना हो सके आयोडाइज नमक खाइए। जो थायराइड में हम बाकी सब सारी चीज़ें अलाउड हैं, एक सिर्फ गोभी है जो दोनों तरह की गोभी होती है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, दोनों ही हम कम खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। कुछ ही ड्रग्स भी होते हैं जो कि आपके थायराइड हार्मोन्स पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं, और उस पर इसको छोड़कर एक हैशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, जिसमें क्या होता है कि आप ही की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं आप ही के थायराइड के अगेंस्ट। तो ये कम्प्लीटली ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, दिस इज़ जस्ट जेनेटिकली डिफरेंट। पर जो हम जितना बाकी चीज़ों में देख रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेस, आयोडाइज नमक, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उसे प्रिवेंट करने का। और बेस्ट है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगे तुरंत टेस्ट कराएं। एक छोटी सी गोली आती है जो आपको बहुत अच्छे से सेव करती है। ये बात तो हुई हमारे कम थायराइड की। ज़्यादा थायराइड भी होता है, हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म के लोग अधिकतर पतले होंगे, बहुत ज़्यादा धड़कन तेज़ होना, पसीने आना, बीपी ज़्यादा होना, बीपी कंट्रोल ही नहीं हो पाना, इस तरह की चीज़ों के साथ आते हैं। तो ये भी उतना ही वो है। बट इसमें अच्छी बात ये है कि हम 2 या 3 साल का ट्रीटमेंट चलाते हैं, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर उस ट्रीटमेंट के बाद आराम नहीं आता तो यूजुअली, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम यूजुअली पेशेंट्स को अब बोलते हैं कि एक आजकल रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है। सो उस रेडियो आयोडीन थेरेपी के थ्रू एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। हाँ, हर जगह नहीं हो सकता बिकॉज रेडियो आयोडीन इन्वॉल्व है, बट वो करने की वजह से 90% पेशेंट्स को आराम आ जाता है। कुछ लोगों में हाइपोथायराइडिज्म किसी कैंसर या उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरत है। तो क्या हाइपोथायराइडिज्म तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। एक थायरोनॉम की छोटी सी गोली आती है, वो आपको खानी है सुबह सुबह खाली पेट, और
काफ़ी हद तक हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। पर जो मैंने यहाँ पे देखा है, हाइपरथायराइडिज्म के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है। लोग 10-10 साल तक वही एक एंटी थायराइड वाली दवाई खा रहे हैं जो कि उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। तो मैं ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इसका परमानेंट इलाज हमारे पास है, और अधिकतर हम ये होता है कि उसको ठीक करके अगर थायराइड कम हो गया तो हम थायरानॉम देना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स और वो सब काफ़ी कम होते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जब भी आप किसी मोटी महिला को देखते हैं तो उनका एक इशू रहता है, यार मुझे थायराइड है इसलिए मेरा मोटापा है या ये कम नहीं होगा। कि वाकई में ऐसा है कि थायराइड होने की वजह से उनका जो ओबेसिटी वो खत्म नहीं होगा कभी? मैम इसका जवाब, अच्छा चलिए कॉल चला गया, कोई बात नहीं जी मैम। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, थायराइड के साथ वाटर रिटेंशन भी शुरू हो जाता है, बिकॉज इन वाटर भी आपका प्रॉपर्ली इवन वाटर सेट गेटिंग एक्यूमुलेटेड आपकी बॉडी में ना, वाटर टेंशन, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ओबेसिटी होती है। बट मैं फिर भी लोगों को यही सलाह दूंगी कि चाहे हम फैमिली हिस्ट्री को बोलें, जैसे शुगर के केस में कई लोग बोलते हैं मेरे पापा को है तो मुझे भी होगा। मेरी सारे दर्शकों को यही सलाह रहेगी कि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी जो की है, अपना डाइट, इन सब चीज़ों पे जितना हो सके ध्यान दें। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उसकी वजह से आपको 6 पैक्स आ जाएंगे या कुछ होगा, बट एटलीस्ट आपको एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी का मोटा होना, पतला होना हमेशा बीमारी की वजह से नहीं होता, कुछ लोगों का बिल्ट भी वैसा ही होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप हेल्दी हैं, आप कितने लोगों को, मोटे लोगों को देखेंगे जो एकदम एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, मस्त हैं, तो इट्स फाइन, मतलब गॉड ने शायद वो वेरिएशंस बनाए हैं, हाँ, तो हम उसको, आई थिंक उसको तो हम बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है जब वो आपको बीमारी करने लगे। तो जितने भी लोग हैं, अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल, क्योंकि हम डायबिटीज़ के केस में भी एक 30 मिनट्स की डेली की वॉक और प्रॉपरली खाना खाना, जो हमारा की है डायबिटीज़ में, 6 मील्स, 3 प्रॉपर मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स, वो अगर लोग फॉलो करते हैं, ऑनेस्टली मैंने दवाइयाँ कम होते हुए देखी हैं, मतलब वो 1 या 2 आपकी मेडिकल डोज के बराबर काम करती है। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है। जो भी हम सारे हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ का, बिकॉज मैंने आपको कहा कि हार्मोन्स का स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा लेना देना है, तो जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि हम डाइट की बात कर रहे हैं, हाँ जी। डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। घरेलू में जैसे हम बहुत सी एडवाइजर सुनती हैं कि लौकी का पानी पियो, मेथी खाओ, करेला खाओ, तो क्या आप कुछ डाइट्स ऐसी बताएंगे हमें घर में कि जो खाने से इम्प्रूव हो सकते हैं, डायबिटीज़ का जो इशू वो कम हो सकता है, बैलेंस है? नहीं, देखिए, मेथी का पानी जो आपने बोला ये बहुत वो है, और आई थिंक सब लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। देखिए, आयुर्वेदिक की हम लोगों को इतना पढ़ाया नहीं जाता। देखिए, मैं एक चीज़ जो एक्सेप्ट करूँगी कि एलोपैथिक्स में हमें इतना नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी जो हम पेशेंट्स को करते हुए देखते हैं और जितना बाकी जगहों पे भी देखते हैं, तो उससे यही है कि मेथी का पानी डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। करेले के उससे भी अगर कोई खा सकता है तो, जो कि मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसको छोड़ के जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 1 साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, वो हमारा की है। बिकॉज आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है, या फिर वो इतना नहीं बन रहा जितना उसको बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी का ग्लूकोज एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा। जब बॉडी का ग्लूकोज ज़्यादा एकदम से बढ़ेगा तो उसको मतलब उसको कम करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन, वो तो धीरे रिलीज़ हो रहा है, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगे। तो सपोज़ अगर आप ब्रेक ले लेके खाना खाते हैं तो बॉडी उतना ही इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, उतना ही आप खाना खा रहे हैं, तो आपका वेरिएशन कम रहेगा। तो कई लोगों के साथ होता है कि मैम हमारा फास्टिंग हमेशा कंट्रोल रहता है, ये बिल्कुल ठीक रहता है, पर उनकी HbA1c जो कि 3 महीने के शुगर का एवरेज बताते हैं, वो हमेशा रेज्ड आता है। उसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडी में एक्चुअल में पूरे दिन में फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होते हैं, तो वो हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए छोटी छोटी मील्स लेना, हर थोड़ी देर में खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायबिटीज़ के लिए। उसको छोड़ के क्या नहीं खाना, जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसमें हमारा आलू, शकरकंदी, केला ये तक आते हैं, मतलब रोटी एंड ऑल तो आते ही हैं। जितना हो सके हम डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि आप चावल कम खाइए, रोटी भी अगर आप खाते हैं तो मिक्स्ड आटा, बेसिकली सिर्फ गेहूं की मत खाइए। और अब तो सब अवेलेबल है, पहले तो ये मिलता ही नहीं था।
शिल्पा जी, यहाँ मैं शायद आपको वो करना चाहूँगी, पर अगर हम पुरानी एंशियंट डाइट देखें, स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया की देखें, जो कि साउथ इंडिया में अभी अगर हम देखें तो डायबिटीज़ नॉर्थ इंडिया से भी कई ज़्यादा है। केरला में 30% प्रेवलेंस है, यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट दैट्स रियलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे पहले जैसे रागी वाली डाइट और ये सब होती थी, जो अब हम लोगों ने बदल दी है। इनफैक्ट अगर आप अपने ही 2-3 जनरेशन आगे वालों से जाके बात करोगे तो वो बोलेंगे गेहूँ बेटा पहले नहीं मिलता था इतनी आसानी से। आप यहाँ पे भी, आप राजस्थान में भी अपने पुराने लोगों से बात करके देखिए तो वो यही कहेंगे कि गेहूं की रोटी तो फेस्टिवल था, जैसे चावल फेस्टिवल था। सही बात है, ठीक है, तो वो ये नहीं है, ये तो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें वो स्वाद अच्छा लगने लग गया और हमने उसको वो हैबिचुअल कर लिया और हम ये मानने लग गए कि रोटी हेल्दी है। बट अगर आप मिक्स्ड फाइबर डाइट और ये सब लेते हैं, क्योंकि रोटी से सबसे ज़्यादा आपका शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एक समझने वाली बात है। और हम मतलब मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी एंशियंट डाइट थी वो हमारे उस जगह के टेम्परेचर, उन सब चीज़ों को देखकर बनाई गई थी। ट्रू। मेरा एक सवाल और है, हार्मोन डिसबैलेंस की बात कर रहे थे, जब बच्चियों से ले लेते हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, जो अभी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो उसका इलाज अगर किया जाए तो क्या एक परफेक्ट एज है कि अगर पेरेंट्स को नोटिस होता है कि बच्चे में डिसबैलेंस है कुछ और उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, तो क्या उसके लिए कोई एज है कि तब से उस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कुछ? या हार्मोन्स का जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबा चलता है कुछ? नहीं, मतलब डिपेंड करता है। देखिए, हार्मोन का ट्रीटमेंट एक जनरलाइज्ड बहुत सारी चीज़ों की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो क्या बीमारी है, किसकी वजह से है, जैसे टीनेज में तो होता ही है, आपने देखा है ना, टीनेज यूजुअली एकदम रिबेलियस होते हैं, उनको करना नहीं है, मन नहीं है टाइप्स ये वो, क्योंकि उनका बॉडी में इतना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो कर रहा होता है कि उनको उसकी वजह से टर्बुलेंस फील होता है, जो वो मेंटली हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि एक्चुअल में हार्मोन की प्रॉब्लम है क्या। जैसे इन मैडम ने हमें अभी बताया था कि उनके बेटे को वो हो रहा है, तो आई थिंक इनको तो बहुत जल्दी जाके करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में, ब्रेस्ट हमेशा एक छोटे नोड्यूल के साथ आता है, उसके बाद बड़ा होता है, अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इन चीज़ों में आप जितनी जल्दी स्टेप्स लेंगे उतनी जल्दी हम रिजल्ट्स ला पाएंगे और उतनी जल्दी ही हम चीज़ों को रिवर्स कर पाएंगे। पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट दैट, द चेंजेस ऑफ बच्चों के जो भी चेंजेस हैं उन पे। हाँ, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं वो तो आई थिंक सारे पेरेंट्स जानते हैं। उससे वियर्ड आपको कुछ भी लगता है तो आप डॉक्टर को। हेलो सर, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मेरी बच्ची है, हाँ जी, और मैं दोनों शुगर है। हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि मेरी बच्ची है वो नॉर्मल शुगर में हो सके? नहीं, आपकी बिटिया को अभी शुगर है कि नहीं है? उसको हाई दोनों है मैम, कभी उसको हाई हो जाती है, कभी उसको लो। नहीं, आपकी बिटिया की उम्र क्या है? 13 years। 13 ईयर्स। तो उसको बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ है। सॉरी? टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको, उनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। हाँ मैम, है तो टाइप 1 है ना। ऐसे केसेस में सॉरी सर, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको पूरी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि उनका कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो इसलिए है बिकॉज देखिए, अगर जब बॉडी खुद इंसुलिन बनाती है तो उसको पता है मैंने इतना खाना खाया है और मुझे उसके हिसाब से इंसुलिन सिक्रीट करना है। अब बॉडी का वो जो इंटेलिजेंट पार्ट है वो तो हमारा मिस हो गया है, जिस भी वजह से, जेनेटिकली या किसी भी वजह से, XYZ। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो सर, प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी 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 जी, कम कर दिया है जी सर। मैं ये पूछा था, डॉक्टर साहब ने ये पूछा, अगर मैं एक टाइम खाना खाता हूँ हाँ जी, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शुगर वगैरह में? ऐसा अगर आपको शुगर है सर तो मैं एक टाइम खाना खाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं, शुगर नहीं है मैडम, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है आपको, ठीक है। अब बस एक ही टाइम खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह कुछ तो लेते होंगे? 24 घंटे में एक टाइम नाइट में खाना खाते हैं। और आप काम क्या करते हैं सर? जी, काम तो एक्चुअली मेरा फाइनेंस का काम है। अच्छा, देखिए सर, अगर एक टाइम ही खाना है तो नाइट का खाना तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे। वो बेस्ट होगा कि अगर आप ब्रेकफास्ट या फिर बीच का जो लंच का मील है, अगर आपको एक ही टाइम खाना है, वैसे मैं आपको मिनिमम 2 मील तो सजेस्ट करूंगी, और अगर बीच में आप फ्रूट्स या फिर दूध वगैरह कुछ ले सकें तो बेटर है, क्योंकि तो मैडम जैसे दूध है, फ्रूट वगैरह ये तो ले लेते हैं, फ्रूट वगैरह भी लेता हूँ, लेकिन जो खाना जो है ना वो नाइट में लगती है, ये टाइम।
देखिए अगर आप खाना एक ही टाइम खाते हैं तो प्लीज़ वो नाश्ता करिए अपना, मतलब जो आपका मॉर्निंग का मील है वो रात का मील मत करिए, बिकॉज रात में तो ना तो वो पचता है ढंग से, ना आपको प्रॉपरली मिनरल्स मिलते हैं, ना विटामिन। नाइट में वॉक करता है खाना खाने के बाद। हाँ सर, बट फिर भी एक नॉर्मल उसको डाइजेस्ट होने के लिए, लीवर को काम करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि कोविड के टाइम में अगर आप खाली पेट बाहर जा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसा करें। तो आप ब्रेकफास्ट लीजिए या फिर लंच प्रॉपर, आप एक ब्रंच ले लीजिए हैवी, जो भी आपको करना है। बट सिर्फ नाइट मील तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हेल्थ रीजन से कि वो एक हेल्दी डाइट नहीं होगी। जी 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 मैडम। हाँ जी ठीक मैडम, थैंक यू। और मैम ये तो अमूमन होता है कि हम हमेशा कहते हैं नाइट में जो खा रहे हो आप लाइट खाइए, इट मींस क्योंकि डाइजेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, इस वजह से। हाँ जी। ये अच्छा, हम जो हार्मोन्स की बात कर रहे थे, अवेयरनेस को लेकर नहीं है, पीरियड्स का मेंस्ट्रुएशन सर्कल है वो इतना डिसबैलेंस महिलाओं में रहता है, लेकिन उस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देती है कभी कभी। तो मैं चाहती हूँ महिलाओं को इस बारे में आप मैसेज जरूर दीजिएगा कि उन्हें अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए उस चीज को लेकर। देखिए मैं ना सबसे पहले अगर मुझे कोई बोलेगा तो मेंसेस का टैबू हटाना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं गंदा है, मंदिर मत जाओ, मतलब क्या है ये। अगर मतलब ऑनेस्टली अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई भी नहीं होता। मातृत्व का जो हमें सुख मिलता है या महिला होने का गौरव उसी से मिलता है। जब हम एक मेल का एडल्ट होना इतने आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम एक फीमेल का उस चीज की फर्टिलिटी के बिगनिंग को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मैम मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोसेस चलता होगा कि हाइजीनिक तौर पर जो हम डिस्टेंस कहते हैं, लोग उस बात को ये स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं शायद ही होगा। हाँ नहीं, देखिए पहले मतलब मैं यहाँ पे देखिए पहले के टाइम की बात और थी, प्रॉपर वेज ही नहीं थे। जब एक्चुअल में मेंसेस होते थे, ब्लीडिंग्स होती थी तो फीमेल्स वो ब्लीडिंग मतलब वो फर्श पे गिर रहा है, तो ऐसे में आप एक मंदिर में या फिर किचन में नहीं जाना पसंद करेंगे क्योंकि किचन में खाना भी नीचे बनता था। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें कल्चरल चीज़ें उस टाइम के लिए बनी थी। सेकेंड रीज़न कि उस टाइम पर सारा काम अगर आप देखें, पुरानी जितनी भी हमारी सोच और वो सब है, कुएं से पानी लाना है, बाकी इतना, और मेंसेस में आप नहीं कर सकते, दर्द होता है, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि मुझे नहीं पता पर शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि सबको कहाँ तक समझाएंगे कि लोग वो पेन में है आप मत करो, तो लोगों ने बोला काम ही नहीं कराना, नियम कायदे बना दिए। तो एक्चुअल में क्योंकि मेंसेस के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं वो 2-2 3-3 साल बाद क्यों आती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो गंदी बात है, ये तो करनी नहीं है, अब करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और क्योंकि वो अपनी मदर्स को यही देखते हुए सुनते हुए आती हैं तो लड़कियों को भी यही लगता है कि नहीं ये तो गंदा है, मुझे इस टाइम पे ये नहीं करना वो नहीं करना, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम ये टैबू हटा सकते हैं तो मतलब बेस्ट होगा, बिकॉज ये सबको सोचना पड़ेगा कि आप और मैं नहीं होते अगर वो नहीं होता। बिल्कुल सही। हम अपने ओरिजिन से कैसे नफरत कर सकते हैं, हम एक बच्चे से प्यार करते हैं तो हम एक मेंसेस से कैसे नफरत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर ये अवेयरनेस रहेगी कि ये चीज़ नॉर्मल है, और जैसे कि आप अपने बेटे के अगर 18 साल की उम्र में दाढ़ी नहीं आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही एक लड़की का अगर वो नहीं होता आप उसको मैनहुड से रिलेट कर सकते हो, तो फीमेलहुड क्यों नहीं हम एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स अ बेसिक थिंग। आई थिंक वो एक डिफरेंस है जो मेल फीमेल का है हमारी सोसाइटी में, हम कुछ कर नहीं सकते पर उसकी वजह से फीमेल सफ़र बहुत करती हैं, बिकॉज कभी कभार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी होती हैं जो कि कभी मतलब इनफर्टिलिटी का रीज़न बन जाती है लेटर लाइफ में। उस टाइम पर आपको बहुत अफसोस होगा कि आपने अपनी 13 साल की बेटी को क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि तब आप एट द एज ऑफ 25 एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मदर बने, पर वो कैसे बनेगी जब आपने 13 ईयर्स में प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए। तो ये मेरा बहुत कॉमन है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेल्स के लिए लोग बहुत अवेयर हैं, फीमेल्स को लेके थोड़ी सी इग्नोरेंस चल रही है, इग्नोरेंस चलती है और बोलना भी नहीं चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता। इवन देयर मदर्स, वो मदर्स भी तैयार नहीं है कि हम किसी को बोलें कि इसको परेशानी है, ये किसी को बताएं। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि अगर हम माओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो एक आइडियल एज पे जब माँ को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हाँ अब इसके मेंस्ट्रुएशन शुरू होने चाहिए और नहीं हुए, क्या एक एज डिक्लेयर है, या फिर अगर किस एज तक नहीं आने पर मेंस्ट्रुएशन दे नीड टू बी वरीड अबाउट? यूजुअली 14 ईयर्स तक मैक्सिमम 90% ऑफ द गर्ल्स को आ जाते हैं। अगर 14 ईयर्स 14-15 तक भी नहीं आते हैं तो हम ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार अपना चेकअप कराएं। आजकल विद ग्रोइंग इतना सारी चीज़ों के बढ़ने की वजह से हम 10 ईयर्स फीमेल्स में भी आजकल मेंसेस होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मैं चाहती हूँ महिलाओं को क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वीकनेस आ जाती है, या दैट टाइम दे नीड टू बी हेल्दी फूड। हाँ देखिए, हम अगर जो आप वीकनेस और उसकी बात कर रहे हैं उसका रीज़न है अनीमिया। इंडिया में 70% ऑफ द फीमेल्स आर अनीमिक,
70%, इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब आप कैसे हर लेडी ही एक्चुअल में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर एनीमिक है। और ये सिर्फ इसमें नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों पे है, इवन एजुकेटेड लोगों का मैं आपको सीबीसी और हेमोग्लोबिन काउंट दिखाऊंगी तो उनका भी 10-11 ही मिलेगा। ठीक है, तो आयरन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयरन रिच डाइट में हमारी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, उसको छोड़ के जो लोगों को पसंद होगा आई थिंक जैगरी आता है, जो वो बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन है। अनार का जूस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टॉप ब्लेमिंग इट, उसमें इतना आयरन होता भी नहीं है। और जब भी आपको कोई डाउट हो ना कि आयरन कैसे वो होगा, आप जिन भी फ्रूट्स को कट करते हैं और उसके बाद वो अगर थोड़े ब्लैकिश और वो होते हैं, इसका मतलब है उनमें आयरन कंटेंट है। तो ये एक बहुत नॉर्मल तरीका, क्योंकि मैं अभी आपको एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दूं और फिर आप वो भूल जाएं तो इससे अच्छा कि मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि अगर आप उसमें देखेंगे तो उनमें आयरन कंटेंट काफ़ी होता है। तो जो मिसबिलीफ है ना लोगों का कि हमारे पास मैडम मैं अनार का जूस पिलाऊं, आप चुकंदर का जूस पिला दो बिटिया को, वो उससे भी अच्छा है। वो भी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, मेरा एक खास सवाल है। कोविड-19 चल रहा है, डायबिटीज की बात हो रही है, हार्मोन्स की डिसबैलेंस की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात का अफसोस है कि हम अभी भी इतना अवेयर नहीं हैं। आप भी ये देख रहे होंगे, हम खुद को लेकर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो खुद को ही इस चीज़ के लिए तैयार करना कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा मैसेज आप जोधपुर की पूरी ऑडियंस को दें। जी, मैं यही कहूँगी कि कोविड-19 अब एकदम पीक पे आ चुका है। हम 1 लाख डेली का मतलब इट्स ह्यूज। और इसके लिए सरकार या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स हाई टाइम। हम पूरी टाइम पॉपुलेशन को ब्लेम करते रहते हैं और कुछ खुद नहीं करते। अब भी हम कोविड में यही कर रहे हैं कि हम सिस्टम को, इसको, सबको ब्लेम कर रहे हैं। लेट्स टेक अ स्टेप, एटलीस्ट हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं, जिससे जितना होता है वो सब करें। उसके बावजूद अगर आपके आसपास किसी को कोविड होता है तो प्लीज़ जितना हो सके मदद करें। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो फैमिलीज किस चीज़ से गो थ्रू हो रही हैं। बस। और मेरा एक और नेगेटिव शेड जो कोविड-19 को लेकर है, जो डेथ केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी हम जब बात कर रहे थे ब्रेक में कि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है इस तरह का, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेगी? अगर आप लोगों को सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है तो 1932 का ब्लैक प्लेग उठा के देखिए, यू विल रियलाइज कि यूरोप की आधी पॉपुलेशन हो गई थी। दे हैव नॉट रीच दैट पॉपुलेशन इवन टुडे। इस पैंडेमिक को इतना बुरा मत बनाइए। मतलब कोविड-19 वाकई में एक सीरियस मादा है जिसपे हम लोगों को अवेयर होना। मैं मानती हूँ कि जो उस टाइम पे ब्लैक प्लेग वगैरह हुए थे उनकी मोर्टेलिटी रेट इससे बहुत ज़्यादा हाई थी, बट क्या हम वेट कर रहे हैं उसका? क्या हम वेट कर रहे हैं? मुझे बस यही सवाल है सबसे कि क्या हम वेट करें? नहीं, इतने लोगों को नहीं होता। नहीं, 500 डॉक्टर्स इंडिया के जा चुके हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स यंग थे। आपको क्या लगता है? तो आई थिंक इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि हम सबको कदम उठाना पड़ेगा। किसी की भी गलती हो, आपके घर वालों को हो सकता है, शायद आपको नहीं होगा, आपके 60 ईयर ओल्ड फादर को हो सकता है। चलो वो ठीक है, आपके घर वाले थे, आपकी मिस है। एक डॉक्टर भी तो मर रहा है उसकी वजह से। कितने लोग, कितने हेल्थ वर्कर्स, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है, अब जो सिचुएशन है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25 के हैं तो आप बच जाएंगे। चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन डर सबके लिए है। डर सबके लिए है। और एक मैसेज मैं खास तौर पर चाहूंगी अब महिलाओं को आखिर में जरूर दें, जो अपने आप को लेकर थोड़ा सा लापरवाह रहती हैं और परिवार को प्रेफरेंस में रखती हैं। परिवार को प्रेफरेंस में रखना चाहिए, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मैम चाहती है एक मैसेज उनके लिए जरूर। मेरा बहुत सिंपल सा मैसेज है, प्राउड टू बी वुमेन। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिन लोगों की कदर कर रहे हो उनको आपने पैदा किया है। सो बी हैप्पी। दैट्स 100% ट्रू लाइन्स मैम। मैम आप शो में आई और बहुत मिलनसार, हंसमुख भी है, बहुत पॉजिटिव भी है, एनर्जेटिक भी है, और कहीं ना कहीं वही वाली बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आप उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए। आप शो में आई, हार्मोन्स को लेकर इतनी बात हुई, शुगर डायबिटीज को लेकर इतनी सारी बात हुई, वक्त निकाल कर आई, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और हम जल्दी आपसे एक बार फिर मिलेंगे। श्योर, थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डायबिटीज हार्मोन स्पेशलिस्ट। आपने इतने जहन में जो सवाल थे, कॉल्स किए, उनसे बात की और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिला, और जिनको जवाब नहीं मिला उनसे हाथ जोड़कर माफी चाहेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर साउंड की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। अगले सप्ताह नए विषय, नए डॉक्टर के साथ आपकी होस्ट और शिल्पा नेगी एक बार फिर मैड डॉक में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार।